सो फ्रेंड्स, माइनिंग की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ मेरे बारे में है और ये जो लेक्चर आपका रहेगा सीरीज, फोकस मेनली रहेगा गेट के एग्ज़ाम पे, अपार्ट फ्रॉम दैट इंजीनियरिंग के सिलेबस के हिसाब से, है ना, और डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से। तो हम न्यूमेरिकल भी देखते जाएंगे इसमें, प्लस इंजीनियरिंग के सिलेबस का कोर्स है उसको भी कवर करते जाएंगे, डिप्लोमा के सिलेबस का जो कोर्स है उसको भी कवर करते जाएंगे। तो आपके आंसर राइटिंग इन एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स आपके फर्दर गेट के लिए न्यूमेरिकल जो होंगे वो भी देखेंगे। उसके अलावा आप माइनिंग सरदार, एमटी एग्जाम जो कोल इंडिया के होते हैं, और अ, बाकी किसी भी जैसे सेल, एनएमडीसी के एमटी एग्जाम्स, उसके लिए भी आप इसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम मेनली कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एग्जाम फोकस देखेंगे। हर टाइप के एग्जाम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। ये पहली क्लास कंसेप्ट्स की रहेगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट हम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्दर हम लोग अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स मैं ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा नहीं, पीडीएफ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अभी तो खैर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन का सीज़न है, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे बनाना ही था, तो मैं सोच रहा था थोड़ा लार्जर कम्युनिटी को भी इसका फ़ायदा हो जाए। ठीक, तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम सिर्फ अभी पावर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सॉरी पीडीएफ से स्टार्ट करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हम कंटिन्यू करते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। नोट्स आप लोग बुक्स, जो बुक के पीडीएफ रहेंगे उसे तो आप खुद बना सकते हैं। आरडी सिंह बुक है, सिंपल, आप सबको पता होगा इस बुक के बारे में। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग हम लोग सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्दर अगर आपको पावर पॉइंट या कुछ इस फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। हालांकि इसके नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, और फॉर जो गेट स्पेसिफिक न्यूमेरिकल और गेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके मैं पावर पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग आज अंडरग्राउंड कोल माइनिंग स्टार्ट करेंगे। सिंपल बुक है आरडी सिंह, उसका रेफरेंस लेंगे। अभी आप आज हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके। ठीक है, तो फर्दर इसके पार्ट से जो भी क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं वो हम लोग देख लेंगे। पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो भी गेट के पुराने साथ में आए रहेंगे उसको हम कवर करते जाएंगे साथ में। तो नो इशू अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्दर एक एक और एक न्यूमेरिकल हम पूरे सॉल्व करेंगे गेट के लिए, और पुराने पेपर्स में जो गेट के न्यूमेरिकल आए हैं वो हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सो थ्योरी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। कंसेप्ट मेन होता है, अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट सिलेबस के हिसाब से, पहला यूनिट इंजीनियरिंग के सिलेबस के हिसाब से जनरल सिलेबस मैंने अपने कॉलेज का सिलेबस उठाया। अपार्ट फ्रॉम अपने कॉलेज मतलब एनआईटी रायपुर का सिलेबस उठाया था, और फर्दर डिप्लोमा का सिलेबस। तो दोनों में जो जो कॉमन पार्ट है और लगभग दोनों को कवर करते हुए पार्ट्स हम कंसिडर करेंगे। तो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा था सब टॉपिक ओरिजिन ऑफ कोल से। ठीक है, सिलेबस में डाल नहीं पाया हूँ, बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा अलग से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट था ओरिजिन ऑफ कोल। कोल किस तरह से ओरिजिन हुआ है उसके बारे में। तो आप सब जानते हैं कोल कैसा ओरिजिन हुआ है, बेसिक तो आप सभी जानते हैं, स्कूलों में पढ़े होंगे। ठीक है, तो कोल इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द वेजिटेटिव मटेरियल। ठीक है, विच आर सबमर्ज्ड अंडर द अर्थ, है ना। तो वेजिटेटिव मटेरियल जो कि अर्थ में दब गया, अंदर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन में कोल बना है। ठीक है, और लैंग्वेज के मामले में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो बेसिकली कोल डिराइव कहाँ से हुआ? कोल वर्ड था, एंग्लो सेक्शन वर्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो एंग्लो सेक्शन वर्ड कोल वहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, फर्दर द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ कोल इज नॉट क्लियरली नोन। ठीक है, एक्चुअल नेचर कैसा है और एक्चुअल ओरिजिन कैसा हुआ ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। अभी तक इसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आई हैं कि किस तरह से हुआ है, किस तरह से नहीं हुआ है। ठीक है, हमको किस कंपोजिशन पता है उसका, कैसा बना है, उसका ऑर्डर हम थोड़ा बेसिक जानते हैं कि वेजिटेटिव, वो दबा हाई प्रेशर कंडीशन में। हम आर्टिफिशियल कोल लगभग बनाने में भी हम सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल नेचर में कैसे बना है इसमें अभी भी बहुत सारी डिबेट्स हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये बेसिक्स तो आपको पता ही है कि कोल क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म है। ठीक है, देखिए कोल मिनरल भी है और रॉक भी है ना। रॉक और मिनरल में आपको अंतर पता होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं पता तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेट सब आप लोग जानते हैं। तो ये आपका एक सेट मान लो हो गया, इसके अंदर एक और सर्कल ये, और इसके अंदर एक और सर्कल छोटा वाला ये। ठीक है, तो आपका रॉक जो है
ये रॉक है। रॉक मतलब रॉक इज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल, कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता रॉक का, ठीक है। और अलग अलग मिनरल का एसिमिलेशन रॉक होता है, ठीक है। रॉक इज एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है। वही ये जो है सेकंड सर्कल आपका मिनरल है, ठीक है। मिनरल क्या होता है, डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है मिनरल का, ठीक है। जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया, ठीक है। तो एक मिनरल होगा मान लो हेमेटाइट, उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा, इतना आयरन और इतना दूसरी चीज, इतनी दूसरी चीज, ठीक है, इतना H2 फर्दर। अब इस मिनरल से अगर आप मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो आएगा ओर। ये अंदर वाला सर्कल है ओर। तो ये सबसे बड़ा सेट रॉक, रॉक के अंदर आता है मिनरल, और मिनरल के अंदर आपका आएगा ओर, ठीक है। तो ये चीज, अब हम इसमें आ जाते हैं वापस। तो कोल जो है रॉक और मिनरल दोनों है ना। तो फर्दर अब कोलिफिक कोल की हम ओरिजिन में देख रहे थे। तो कोल का ओरिजिन 4 टाइप का कोल हम देखे हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ठीक है। जब कोल ओरिजिन होता है तो ये लाइन से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले पिट बनेगा, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। कैसे कैसे बनते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले कोलिफिकेशन। कोलिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। कोलिफिकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट डेब्रिज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन इनटू कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि प्लांट जो है आपका, डेब्रिज जो है प्लांट, वो जब दब जाता है, ठीक है, और उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्लांट मटेरियल किससे बनते हैं आप सबको पता है, कार्बोक्साइलिक एसिड होता है, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन प्लस COH या फिर अल्कोहल होता है, ठीक है। मतलब OH लास्ट में फंक्शनल ग्रुप रहेगा, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। सबसे ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ज्यादातर पार्ट। तो अब उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये सब चीजें रहती है उसमें, ठीक है। तो अब कोल बनने का प्रोसेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना और कार्बन का अमाउंट बढ़ना, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो तरीका हम देखेंगे आगे। लेकिन बेसिकली देखो, ये वुड, ये लकड़ी है, लकड़ी में 50% कार्बन है, 60% हाइड्रोजन है, 43% लगभग नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, और इतना नाइट्रोजन है, ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता है, ठीक है, कि मतलब पर ग्राम जलाने में कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम, ठीक है। तो 5000 है। पिट है, उसमें कार्बन, जब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है। अब ये वुड जब दब जाएगा, दबने के बाद जब प्रेशर और टेम्परेचर इसमें लगेगा तो वो पिट बनेगा। पिट में देखिए 57% कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन का अमाउंट थोड़ा सा कम हुआ, ऑक्सीजन का कम हुआ, नाइट्रोजन का कम हुआ। लिग्नाइट, उसमें और ज़्यादा कार्बन रहता है, हाइड्रोजन और कम रहता है, ऑक्सीजन और ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। बिटुमिनस, उसमें कार्बन का परसेंटेज देखिए 83% कार्बन है, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज मोर देन 80% कार्बन आ गया, ठीक है। जनरली बिटुमिनस कोल, भारत में भी जो कोल पाया जाता है जनरली बिटुमिनस होता है, इंडिया में पाया जाने वाला कोल। मोस्ट ऑफ द कोल आर बिटुमिनस विच आर फाउंड। हाइड्रोजन 5% है इसमें और ऑक्सीजन 10% है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू 85। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम हो रहा है, उसके हिसाब से कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब एंथ्रेसाइट 93% कैलोरीफिक वैल्यू, ये थोड़ी ज़्यादा ही होती है जनरली बिटुमिनस कोल से, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए लगभग सेम ले लिए हैं। तो इस तरह से बेसिक क्वालिफिकेशन प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन का इंक्रीज होना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज का डिक्रीज होना, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन 2 प्रोसेस में होता है, मतलब वेजिटेबल मैटर जो है कोल में कन्वर्ट 2 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले बायोलॉजिकल स्टेप, ठीक है, जिसमें प्लांट पीट में कन्वर्ट होता है। अब आप बेसिकली जैसे कोल का अब देखिए कहाँ बनता है। प्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ कोल, प्रेजेंट मतलब पिट अभी कंटिन्यू बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट आप चले जाइए, वेजिटेटिव मटेरियल है वहाँ पे, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो ट्रीज गिर रहे हैं, ठीक है, गिर रहे हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ठीक है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन मतलब कि आप सब जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाते हैं उसके उनका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया उसमें एक्ट करता है, ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन करता है। तो प्लांट या ट्रीज जो भी गिर जा रहे हैं अमेजॉन फॉरेस्ट में, उनका अभी भी डिकम्पोजिशन कंटिन्यूस है, ठीक है। वहां पे पिट अभी भी बन रहा है। तो पिट का फॉर्मेशन आप अभी भी नेचर में देख सकते हैं, यही बाद में जाके कोल बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोल कंटिन्यूसली बन भी रहा है, अभी भी बन रहा है, ठीक है। फिर ऐसा, लेकिन फिर भी कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंडर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कोल के बनने का प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है।
और जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से 100 to 200 ईयर्स में कोल खत्म हो जाएगा, 50 to 100 ईयर्स में। एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता, आप देख लेना नेट में, ठीक है, जिस रेट से प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कोल के यूज का रेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है और करने की कोशिश कर रही है लगभग सभी कंट्रीज, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, आप सबको पता है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो कंटिन्यूसली पिट अभी भी बन रहा है, ठीक है। तो वो आप अमेजोन में देख सकते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट, जो अमेजोन वाला नहीं जहाँ सामान लेते हैं आप, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल स्टेप कन्वर्ट्स प्लांट, तो सबसे पहला चीज क्या है, बायोलॉजिकल स्टेप जो प्लांट को पीट में कन्वर्ट करता है, पहला स्टेप जो अभी भी चल रहा है ना, अभी भी नेचर में आपको वो चीज मिल जाएगा। सेकेंड है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस था, बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, और इस प्रोसेस में से मीथेन और बाकी चीजें भी रिलीज होती है, वो एनवायरमेंट का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, इसमें मीथेन भी रिलीज होती है, इसलिए मीथेन को मार्शी गैस बोलते हैं, मार्श में रिलीज हो रहा है, आप पढ़े होंगे। मार्श मतलब कहाँ मार्श मिलता है, अमेजन फॉरेस्ट आप जाएंगे तो नीचे में दलदल, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा रहता है, नीचे दलदल रहता है पूरा, उस दलदल में मीथेन निकलने का रीजन ही यही होता है क्योंकि प्लांट का डिकम्पोजिशन हो रहा है उस दलदल में, सिंपल सी चीज, और वही प्लांट पीट में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ प्लांट इनटू पीट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, वही मीथेन एमिट होता है, ठीक है, इसलिए हम मीथेन को मार्शी गैस भी बोलते हैं। मीथेन वैसे माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसमें भी लेक्चर बनाएंगे, माइन वेंटिलेशन और माइन एनवायरनमेंट जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। सेकंड है फिजियोकेमिकल स्टेप, ठीक है, विच कन्वर्ट्स पिट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ कोल। यहाँ पर जो है पिट जब एक बार सबमर्ज हो जाएगा, इसके ऊपर मिट्टी स्ट्राटा आ जाएगा, वहां फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकल प्लस केमिकल स्टेप चालू होता है। फिजिकल मतलब जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये फिजिकल प्रोसेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल प्रोसेस भी होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप थे COOH OH ये सब हटेंगे, तभी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का परसेंट कम होगा ना, कार्बन का बढ़ेगा, तो फंक्शनल ग्रुप हटेंगे, वो केमिकल प्रोसेस अपार्ट और फिजिकल प्रोसेस दोनों एक साथ होता है। तो ये दो बेसिक स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पूरा डिटेल है उसी का, ये जो मैं बता रहा था उसी का। सबसे पहला क्या है कि क्वालिफिकेशन बायोकेमिकल अल्टरेशन। बायोकेमिकल अल्टरेशन होता है डिकम्पोजिशन, बायोकेमिकल प्रोसेस, एंटायरली बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। जैसे मीथेन निकल रहा है तो डेफिनेटली गैस निकल रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस है। लेकिन जो यहाँ पर जो केमिकल प्रोसेस है उसका मेजर फैक्टर क्या है, बायोलॉजिकली ड्रिवन है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ड्रिवन होता है, डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के कारण ड्रिवन होता है, बैक्टीरिया फंगाई के कारण, ठीक है, जो वेजिटेबल मैटर को पीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जनरली बायोकेमिकल प्रोसेस टर्माइट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन किया था वही होता है, सजेस्ट बैक्टीरिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल थ्रू आउट। सेकंड है जियोकेमिकल प्रोसेस। जियोकेमिकल प्रोसेस मतलब कि जब दब जाता है जमीन के अंदर, फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ठीक है, वो जियोकेमिकल प्रोसेस है। जनरली 3 प्रोसेस होता है, एक तो माइक्रोबियल, ठीक है, यहाँ भी माइक्रोबायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन हो रहा है, सेल्यूलोज का वो चल ही रहा है। सेकंड होता है ह्यूमिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना। थर्ड होता है कंडेंसेशन ऑफ सब्सटेंस इन लार्ज कोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये लगभग ये सब हायरार्की है प्रोसेस का, सबसे पहले बायोलॉजिकल, फिर ह्यूमिक सब्सटेंस में कन्वर्जन, फिर फाइनल कंडेंसेशन ऑफ कोल। ये मेनली फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कंडेंसेशन होता है कोल में, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल प्रोसेस है। इतना डिटेल वैसे हम लोग को इस गेट के लिए भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है और उसके लिए भी नहीं है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वापस आ जाता है हम लोग वहाँ पे, ठीक। तो इतना डिटेल हम लोग के इसके, इतना बायोलॉजिक प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। हम लोग बेसिकली हम लोग को इतना पता था क्वालिफिकेशन प्रोसेस और बेसिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और बाकी तो फिर केमिकल और जियोलॉजी बहुत सारा पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से जो एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक साइड चेन होते हैं, ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं और कैसे बनते हैं। कोल का एरोमेटिक कैरेक्टर, उसमें एलिफेटिक साइड चेन जो होते हैं वो कैसे आता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। नॉट इवन इम्पॉर्टेंट फॉर गेट में भी पर्टिकुलरली पार्ट से नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज में आता है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिक 2 थ्योरी दी गई है कोल के ओरिजिन की, ठीक है। तो एक तो है इवोल्यूशन ऑफ बिटुमिनस कोल थ्रू जियोकेमिकल मेटामॉर्फिज्म फ्रॉम पिट, ठीक है, मतलब बिटुमिनस कोल सबसे पहले पिट बनेगा, उसके बाद लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस बनेगा, उसके बाद एंथ्रासाइट बनेगा। ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, कोल फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले पिट बना, पिट बनने का प्रोसेस हम देख लिया। पिट से बिटुमिनस कैसे बनता है, तो पहला थ्योरी है इवोल्यूशन ऑफ बिटुमिनस कोल थ्रू जियोकेमिकल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, आप जियोलॉजी मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे, तो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। तो जियोकेमिकल मेटामॉर्फिज्म मतलब कि जियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो
जो मेटामॉर्फिज्म कर रहा है उसके कारण पिट से बिटुमिनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये पहला चीज है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी जनरली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एनोमलीज हम आगे देखेंगे। सेकंड है डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है कि वही फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हटना, वहां से फंक्शनल ग्रुप का हटना, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का हटना। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उस पूरे प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, पर सिंपल ये समझ लो टेकिंग प्लेस डायजेनेटिक फेज रिजल्टिंग इन असेंबलेज ऑफ कंपोनेंट्स हैविंग वेरिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप थे अलग से COOH और OH वो सब का हटना इस वाले थ्योरी में है, ठीक है, मतलब इस वाले प्रोसेस से होता है। तो सेकंड थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इतना इजी नहीं है इसका हटना, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो ये सिंपल जियोमॉर्फिज्म से, सिंपल जियोकेमिकल मेटामॉर्फिज्म से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे सिंपल मेटामॉर्फिज्म से आप मार्बल, लाइमस्टोन से मार्बल बनना भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप और ये सब नहीं होता, ठीक है। सिंपल फिजिकल और टेम्परेचर के कारण होता है, प्रेशर और टेम्परेचर कारण। यहाँ पर सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर रहेगा तो ये फंक्शनल ग्रुप जो COH ऑक्सैलिक एसिड है या फिर अलग से जो बहुत सारे एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन प्लांट्स में होते हैं, वो कैसे हटेंगे? सिंपल मेटामॉर्फिज्म से हटना पॉसिबल नहीं है। तो एक डीकार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, सेकंड थ्योरी के हिसाब से वो इससे हटते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, सेकंड थ्योरी ज्यादा। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ फर्स्ट थ्योरी सफर्स फ्रॉम डिफेक्ट एज देयर इज नो रैशनल एक्सप्रेशन एज ऑब्जर्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन एलिमिनेशन ऑफ COH OH में फंक्शनल ग्रुप जो पहले ही बता दिया, बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन वीटोन सब चीज, इनके रिमूव होने का और प्लस हाइड्रोजन कार्बन का जो रेशियो है जो कोल में होता है वो बनने का एक्सप्लेनेशन नहीं है। वही जो सेकंड थ्योरी है इसमें इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो है। तो आप इसको अलग से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, नेट में सर्च कर सकते हैं, पर हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर्पज से हम पढ़ाई कर रहे हैं, गेट MT एग्जाम्स, ठीक है, और फर्दर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। सेकंड चीज अपन आते हैं क्वालिफिकेशन की फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो फैक्टर विच अफेक्ट क्वालिफिकेशन आर, तो फैक्टर्स जो है यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ एकदम सिंपल सा। सबसे पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइम, सेकंड, थर्ड डेप्थ ऑफ ब्यूरल, फोर्थ ओरोजेनिक इफेक्ट्स, फिफ्थ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन सिंपल सी चीज, प्रेजेंटली आप बताया था आपको, अभी भी हम पिट को पिट का फॉर्मेशन देख सकते हैं कहाँ पर, अमेजॉन फॉरेस्ट पर, जरूरी नहीं अमेजॉन फॉरेस्ट, बहुत सारी जगह जहां भी मार्शी गैस और वो मिल जाता है, फॉर एग्जांपल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहां भी पिट बन रहे हैं अभी भी, ठीक है। कोई भी मार्शी एरिया जहां पे वेजिटेशन हो वहां पे पिट बन रहे हैं क्योंकि पत्ते गिरते हैं, डंगाल गिरते हैं, पेड़ के वुड गिरते हैं, पेड़ गिरता है पूरा, वो वहां पे डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, ठीक है। पिट का फॉर्मेशन हम अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एज सच पूरा कोल बनने का फॉर्मेशन हमको अभी तक कहीं पूरा प्रोसीजर, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। हमारा रिसर्च का मुश्किल 100 साल 200 साल, ठीक है, तो हम कोल फॉर्मेशन वैसे भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो पिट का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब टुंड्रल, ट्रॉपिकल, ये ज्योग्राफिकल वर्ड आपको पता ही होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच टुंड्रा, उसके ऊपर वाला आर्कटिक जोन पे, ठीक। तो कहीं भी जहां पर भी वेजिटेशन है वहां उस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये कोल बनेगा। सिंपल क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब है ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपके वेजिटेशन को सपोर्ट कर रहा है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में कोल फॉर्मेशन पॉसिबल है, एकदम सिंपल सा, बस यही है, ठीक है। ये लास्ट में पॉइंट्स दिए होंगे शायद यहाँ पे, ये पहला, द क्लाइमेट मस्ट प्रोड्यूस प्लांट रेसिड्यूज, मतलब प्लांट रेसिड्यू मिलना चाहिए, ठीक है। इवन एल्गी रहेगा वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेकंड चीज, क्लाइमेट मस्ट कंजर्व प्लांट, ठीक है, एल्गी रेसिड्यू, जो प्लांट रेसिड्यू है उसको कंजर्व करना चाहिए वो क्लाइमेट, ठीक है। तो बस यही दो कंडीशन है सिंपल, ठीक है। तो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया जो ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है वहां पे कोल का फॉर्मेशन फॉलो है एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन। सेकंड चीज टाइम, ठीक है, जनरली आपको पहले बता दिया बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो कोल जितना पुराना होगा उतना हायर रैंक होगा, मतलब उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब कि पिट सबसे पहले बनेगा, लिग्नाइट उससे ज्यादा टाइम में बनेगा, बिटुमिनस और ज्यादा समय में बनेगा, और एंथ्रेसाइट सबसे ज्यादा पुराना, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है, पर जरूरी ये नहीं है, ऐसा भी होता है कि कई जगह बहुत हायर रैंक का कोल भी मिलता है और यंगर भी होता है, लेकिन वो दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, इंस्टेंट ओरिजेनिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में आपको एंथ्रेसाइट कोल मिल जाएगा। अब ये सोचिए कि हिमालय, आप खुद जानते हैं कि हिमालय को कंपैरेटिवली यंग माउंटेन बोला जाता है, तो वहाँ जो कोल है कैसे आया होगा? तो सिंपल सा उसका एक्सप्लेनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन क्या, बेसिक यही है, रीजन भी है साइंटिफिक रीजन, कि जब हिमालय बना, ठीक है, तो
दो हिमालय जो बना है वो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अनुसार उससे बना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट हुआ। उतना हैवी प्रेशर टेम्परेचर के कारण जो पूरा वेजिटेशन था वहीं के वहीं दब गया, ठीक है। और उतना हैवी प्रेशर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत जल्दी बहुत हायर रैंक का कोल बना देगा। तो उस कारण से वहाँ एंथ्रासाइट कोल हायर रैंक का कोल कंपेरेटिवली यंगर है, लेकिन फिर भी हायर रैंक का कोल है, वो यंगर कोल है, ठीक है। वो कोल जो है आपके गोंडवाना के बिटुमिनस कोल से ज़्यादा नया है, लेकिन फिर भी वो एंथ्रासाइट रैंक का बन गया, एंथ्रासाइट क्वालिटी का बन गया, क्योंकि वो ओरोजेनिक एक टेक्टोनिक एक्टिविटी का इन्फ्लुएंस है उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर उसमें लगा टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, इसलिए वो कोल यंगर बन गया, ठीक। थर्ड फैक्टर जो टाइम हो गया, थर्ड फैक्टर इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ ब्यूरल। जनरल आपका जो वो है ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जितना ज़्यादा डेप्थ में मिलेगा कोल उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसका रीज़न सिंपल ये, जितने ऊपर रहे, देखो जितना ज़्यादा कोल नीचे जाएगा स्ट्राटा का प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी आप मानना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकल सीक्वेंस जो है, ठीक है, इंक्रीजिंग डेप्थ के हिसाब से, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा डेप्थ में हो तो कोल की क्वालिटी स्ट्राटा प्रेशर पे इन्फ्लुएंस है। कोल की क्वालिटी इन्फ्लुएंस होती है टेम्परेचर, ठीक है, प्लस जो स्ट्रेस उसमें लग रहा है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करेगा कि बहुत भारी रॉक है या फिर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई तो अपने आप कम डेप्थ में भी ज़्यादा स्ट्रेस लग जाएगा, ठीक है। तो एंटायरली डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, फिर भी जनरल ऑब्जर्वेशन ये है सॉरी, जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्राटा का प्रेशर बढ़ता जाएगा। स्ट्राटा का प्रेशर जितना बढ़ा कोल में उतना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। और हम एक ये भी चीज़ जानते हैं, जियोथर्मिक ग्रेडियंट आप सुने होंगे, जितना ज़्यादा अर्थ के अंदर जाता है और टेम्परेचर बढ़ते जाता है। मेजर फैक्टर होता है कोल के फॉर्मेशन में जियोथर्मिक ग्रेडियंट, मेजर फैक्टर है जियोथर्मिक ग्रेडियंट, जिसके कारण डेप्थ में आपका हाई रैंक का कोल मिलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाते टेम्परेचर बढ़ते जाता है, वो टेम्परेचर जो है आपका कोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आता है, ठीक है। तो अब ठीक है, तो यही चीज़ में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया इन वर्टिकल सीक्वेंस जनरली फिक्स्ड कार्बन का परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज इन डेप्थ के साथ, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ ब्यूरल एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कार्बन टू वोलेटाइल मेटल इंक्रीजेस विद डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ के साथ अमाउंट ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाता है, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होगा रैंक भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इट इज सजेस्टेड डेप्थ रैंक रिलेशनशिप इज मोस्ट वेली रिलेटेड टू जियोथर्मल ग्रेडियंट। ये लास्ट पॉइंट जो दिया है ये जनरली सजेस्ट किया गया है कि डेप्थ रैंक रिलेशनशिप जो है इज प्रोबेबली रिलेटेड टू जियोथर्मल ग्रेडियंट, जो मैं आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ओरोजेनिक एक्टिविटी। ओरोजेनिक मतलब वही, जैसा एक एग्जांपल हिमालय का बताया था, टेक्टोनिक एक्टिविटी या कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, या थर्स्ट आ गया, तो एंथ्रेसाइट आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद रिवर्स फोल्डिंग, ठीक है। तो जहां कहीं फोल्ड, ठीक है, फोल्डिंग क्या होता है, जैसे हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन मतलब दो टेक्टोनिक एक्टिविटी टकराई और उसके कारण एक माउंटेन जनरेट हुआ, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन है हिमालय, ठीक है। तो वो चीज़ है। ऐसे ही आपका तो किसी भी ओरोजेनिक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्मेशन ऑफ कोल या रैंक ऑफ कोल जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। फिफ्थ है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे सिल डाइक, सिल डाइक क्या होता है जियोलॉजी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। सिल मतलब लावा आया और ऐसे फैल गया, ठीक है। डाइक मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है सिल डाइक, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, वर्टिकल होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो सिल डाइक अब लावा है, लावा क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर उसको अपने आप मिल गया, जियोथर्मल ग्रेडियंट के अलावा हाई टेम्परेचर अपने आप मिल गया, तो हाई टेम्परेचर मिल गया तो अपने आप कोल का रैंक क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो इसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, थर्ड रीजन, ठीक है। तो ये आप इसे पता कर सकते हैं, कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है। एक फैक्टर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, कोई डेफिनेट आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं और वो चीज़ हो चुके हैं तो हम जनरली नहीं देखेंगे, लेकिन जनरली जो रिजल्ट रहता है, पिट इज रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ हीट और प्रेशर। बिटुमिनस जो बनता है पिट से वो हीट और प्रेशर कारण बनता है, ठीक है। तो हम जब इन समरी क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है इंक्रीज इन रैंक ऑफ कोल वो इस तरह समराइज्ड है, नीचे में दिया हुआ है। कार्बन का कंटेंट डिक्रीज होना, हाइड्रोजन कंटेंट डिक्रीज होना, ऑक्सीजन का कंटेंट डिक्रीज होना, वाटर वोलेटाइल मेटल का कंटेंट डिक्रीज होना, ठीक है। कोई भी दूसरे मटेरियल सल्फर वल्फर और दूसरे वोलेटाइल मेटल उनका कंटेंट डिक्रीज होना, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का इंक्रीज होना, ठीक है। और लस्टर रिफ्लेक्टिविटी इनका इंक्रीज होना, यही कोल के रैंक को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम रैंक ऑफ कोल देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा आपको फॉर्मेशन ऑफ कोल का डायग्राम था, जैसे ये आपका वेजिटेशन गिरा, प्रेशर एंड हीट लगा, वो पहले ये ब्राउन कोल में कन्वर्ट हुआ, जनरली ब्राउन कोल वो रहता है पीट, ठीक है। जैसे यहाँ भी दिया हुआ ये पीट है सिंपल, ठीक है। ये ब्राउन कोल पीट टाइप का, फिर डार्क कलर होगा थोड़ा सा लिग्नाइट, फिर और डार्क तो बिटुमिनस कोल, फिर सबसे लास्ट में बनेगा एंथ्रासाइट कोल,
ठीक है। तो ये दिया भी हुआ है लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस और ये लास्ट में एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो इस तरह सिंपल होता है। अब यहाँ देखिए आप, द रैंक ऑफ कोल इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन इन क्वालिफिकेशन सीरीज। अब क्वालिफिकेशन सीरीज में उसका पोजीशन जो रहेगा वो रैंक डिफाइन करेगा। क्वालिफिकेशन सीरीज क्या होती है, सबसे पहले आपको बता चुका हूँ, पिट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो ये 4 रैंक ऑफ कोल जनरली होते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। सबका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले पिट बनेगा, फॉलो बाय लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। तो पिट देखते हैं सबसे पहले, पिट क्या होता है और उसकी, तो देखो जियोलॉजिकल एज मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको पता होगा, प्लिस्टोसिन, कार्बोनिफेरस, ये सब अलग अलग एज होता है, क्रिटेशियस, टर्शरी, ठीक है। तो पिट जो बना है वो प्लिस्टोसिन एज में बना है, ठीक है। तो अभी भी पिट का फॉर्मेशन इवन इन दिस डेज फॉर्मेशन कंटिन्यूस, सम रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ पे, ठीक है। तो जनरली कभी भी पिट आपको 9.401 मीटर, ये रफ डाटा है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिए हैं एवरेज, इससे ज़्यादा थिक नहीं मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा डीप नहीं मिलेगा, ठीक है। इतने थिक डेप्थ में ये मिल जाएगा आपको। इससे ज़्यादा डेप्थ हुए इसका मतलब क्या होगा, उसका कन्वर्जन लिग्नाइट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत, अब पिट जो होता है वो हम जनरली यूज़ नहीं कर सकते एज अ फ्यूल, ठीक है। लिग्नाइट को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करना हम लिग्नाइट से चालू करते हैं। पिट इज़ नॉट यूज्ड एज, पिट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इट इज़ नॉट यूज्ड एज फ्यूल इन बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब तो पिट जो है हाई मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ठीक है। अनड्रेन डिपॉजिट 90 to 95% इसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ठीक है। और अगर इसको ड्राई करते हैं एयर ड्राई तो 35% तक पहुंच जाता है वो, जो कि फिर भी हाई है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पिट होते हैं, कलर जो रहेगा ब्राउन रहेगा, ठीक है। जितना कम रैंक उतना लाइट कलर रहता है, ठीक है ना। तो फाइबरस रहेगा, प्लांट लीव ये सब दिख सकते हैं आपको, डायरेक्टली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्योंकि वो बन रहा है। स्टेज एक्चुअली ये डिकम्पोजिशन का स्टेज होता है। सेकंड स्टेज होता है लिग्नाइट, ठीक है। तो ये क्रिटेशियस और टर्शरी एज में बनता है, ठीक है। सेकंड, इसका थिकनेस जो है सेवरल मीटर्स तक पहुंच सकता है, ठीक है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में 230.73 मीटर थिक लिग्नाइट का सीन मिला है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा थिक सीन लिग्नाइट का बहुत कम मिलता है, पर बहुत ज़्यादा थिक है ये, ठीक है। तो जनरली 20-30 मीटर, उससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलता, 20-30 मीटर तक मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी थिक डिपॉजिट, ठीक है। इंडिया में जनरली लिग्नाइट कहाँ मिलता है, नवेली, सुने होगे आप, एनएलसी कंपनी आपके पास जानते होंगे, गेट से एमटी के लिए रिक्रूटमेंट भी करता है एनएलसी, ठीक है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ठीक है। लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसर ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ अ सेंट्रल पीएसयू। तो कलर जो है ब्राउन टू येलोइश टू डार्क ब्राउन टू डल, ठीक है। इस इतने कलर के होते हैं। अर्थी लश्चर, बहुत कम लश्चर होता है इसमें, ठीक है। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं, आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फाइबरस होता है लिग्नाइट, ठीक है। यूनिफॉर्म टेक्सचर डेवलप होता है, ठीक है। ब्लैक लिग्नाइट एंड ब्राउन लिग्नाइट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सिल्की लश्चर, लेमिनेटेड होता है, ठीक है। लेमिनेटेड मतलब कि कोल इज अ सेडिमेंटरी डिपॉजिट, आप खुद जानते हैं, डिपॉजिट्स में बनता है कोल, ठीक है। तो ये भी लेमिनेटेड होता है, बेडिंग्स होते हैं इसमें भी, ठीक है। और लिग्नाइट बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए लायबल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट माइनिंग से आधार पूछ लेते हैं कभी कभी, तो डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए लायबल होता है ये, ठीक है। सेकेंड टाइप है बिटुमिनस कोल, ठीक है। तो बिटुमिनस कोल जो है सबसे ज़्यादा, थर्ड स्टेज बिटुमिनस कोल का है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड कोल रिजर्व जो है वो बिटुमिनस, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व जो हमारे लिए यूजफुल भी है, जो यूज भी होता है और जो कोल रिजर्व के फॉर्म में वो बिटुमिनस है, ठीक है। तो ये जनरली पेलियोजोइक एज में बना है और सबसे ज़्यादा कन्वर्टेड कोल के फॉर्म में यही है, ठीक है। देखो एकदम सिंपल सा आप इमेजिन करो कि जब अर्थ बना बेसिकली, ठीक, तो सबसे पहला लाइफ फॉर्म आया था, एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल आया होगा मान लो, ठीक है। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल आया होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट लाइफ फॉर्म बोलते हैं समुद्र में बना, तो सी में बना, ठीक है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म इज अ प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ठीक है। जो भी होगा, एल्गी वेल्गी जो भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ बना प्लांट, ठीक है। उसके बाद वो प्लांट, सबसे पहला प्लांट या वेजिटेशन कहाँ मिला होगा हमको, पानी में, समुद्र में रहा होगा, ठीक है। उस समय हो सकता है लैंड फॉर्मेशन कितना था, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना था, हमको उतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, पर मोस्टली यही रहा होगा जो प्रेजेंट में है। उसके बाद फिर वेजिटेशन कवर फैलता गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कवर था जब कोल बनना चालू हुआ। अर्थ वॉज हाईली कवर्ड विथ वेजिटेशन, ठीक है। उस समय में कोल जो है बनना चालू हुआ। अब जब कोल बनना चालू हुआ, फॉर्मेशन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बना, मतलब जिस समय से लेके अभी तक जो बना है वो बिटुमिनस है, ठीक है। वेजिटेशन दबता गया या फिर ड्रिफ्ट हुआ, दो थ्योरी, इंसिडेंट थ्योरी जो भी है,
ठीक है, वो तब तक या वो कोल हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जो कोल बनेगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी उतना फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो कोल बना बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व से सिर्फ जितना कोल हम देख रहे हैं उतना ही बना है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है। ठीक है, और हो सकता है प्रेजेंट फॉरेस्ट रिजर्व जो वर्ल्ड का है उससे जो अमाउंट ऑफ कोल अभी हम यूज कर रहे हो बनना पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो वेरियस थ्योरी से आप अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो प्रेजेंट में कोल हम यूज कर रहे हो बिटुमिनस कोल है, और वो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व से बन के कन्वर्ट हुआ है, वो उस टाइम का ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड परसेंटेज कोल जो है वो बिटुमिनस है। ठीक है, तो बिटुमिनस की प्रॉपर्टीज 4 टाइप का बिटुमिनस जो है ब्रांड कोल जो है बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट में आता है, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड। ठीक है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। तो बिटुमिनस कोल का भी अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं, अच्छा बिटुमिनस कोल, खराब बिटुमिनस कोल, एकदम सिंपल सा। ठीक, तो 4 टाइप का बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, विट्रेन, क्लैरिन, फ्यूजेन, ड्यूरेन। ठीक है, 4 टाइप का। तो बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि बिटुमिनस कोल का विट्रेन, क्लैरिन, ड्यूरेन, फ्यूजन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो इतना ध्यान रखना ये। और इसमें क्वालिटी जो है सबसे अच्छी विट्रेन, उसके बाद क्लैरिन, फिर ड्यूरेन, फिर फ्यूजन, फिर ड्यूरेन। ठीक है, तो और ऐसा एकदम क्वालिटी ना डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसके हिसाब से लश्चर के हिसाब से और फाइब्रस प्रॉपर्टी के हिसाब से बता रहा हूँ इनकी क्वालिटी। ठीक है, बाकी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से नहीं है ये। ठीक है, तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ गोंडवाना कोल्स मतलब जो इंडिया में मिलता है। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो गोंडवाना लैंड के पार्ट है, तो वास्ट अमाउंट ऑफ गोंडवाना कोल जो है, ठीक है, वो क्या है, ड्यूरेन है। ठीक है, वो रिच इन ड्यूरेन है, एंड फॉर्म 60 to 90% ऑफ बिटुमिनस कोल ड्यूरेन रिच है जो गोंडवाना कोल का है। ठीक है, फ्यूजन 3 to 4% है। ठीक है, और विट्रिन एंड क्लैरिन 10 to 30% है। ठीक है, और एकदम क्लियर डिमार्केशन नहीं है, हो सकता है कुछ विट्रिन क्लैरिन दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, तो इस टाइप का दोनों के बीच में क्लियर डिमार्केशन नहीं है, इसलिए एकदम क्लियर क्लासिफिकेशन हम इसको ज्यादा नहीं मानते। ठीक है, स्टिल क्लासिफिकेशन है। तो विट्रिन अपीयर्स टू बी एन सॉलिड, देखो रिच इन विट्रिन है, विट्रिनाइट कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। ठीक है, सॉलिड डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट एक स्टेज होता है। ठीक है, तो जनरली देखो 13 mm बैंडेड स्टेज होता है, बैंडेड होता है, बैंड्स में होता है ये। ठीक है, बेडिंग प्लेन्स में। ठीक है, वर्टिकल प्लेन्स में होता है, वेरियस इंटरमीडिएट एंगल्स, तो अलग अलग चीज़ें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रिलियंट ब्लैक होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लश्चर होता है, एकदम सिंपल। ठीक है, एश कंटेंट कम होता है, मतलब डस्टी नहीं होता, क्लीन टू टच होता है, और कॉन्कॉर्डल फ्रैक्चर होता है। वहीं क्लैरिन ये भी ब्राइट कोल है, लेकिन इसका लश्चर लेस रहेगा, किससे, ब्रिटेन से, लेस ब्रिटेन लश्चर देन ब्रिटेन। ठीक है, थोड़ा सा डस्ट ज्यादा रहेगा, उतना क्लीन नहीं रहेगा। थर्ड आता है फ्यूजन। ठीक है, इसमें लश्चर और कम होगा और पाउडरी लेयर रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डस्ट रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा मिलीमीटर, इसके बैंडेड ज्यादा थिक होते हैं, इसके बैंडेड थोड़े कम थिक होते हैं, इसके और कम होते हैं। ठीक है ना, उससे। पर ओकेजनली जो है ये लेंस के फॉर्म में होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा थिक बैंड भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उतना कोई पता ना हार्ड एंड फास्ट कोई डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, तो तो सेकंड थर्ड, तो अब ये इस टाइप का जो फ्यूजन है वो इग्नियस इंट्रूजन, मतलब वही सील टाइप वाले समय में मिलता है, तो उतना हमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड होता है ड्यूरेन, जो डल लुकिंग होता है, सबसे कम लश्चर होता है। ठीक है, स्प्लिंटरी पार्ट ऑफ कोल होता है, डस्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ब्लैक हार्ड बैंड्स होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा थिक मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा क्लियर डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, पर बिटुमिनस कोल है वो वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बिटुमिनस कोल की वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है प्रॉपर्टी में सभी कोल में, वो सबसे ज़्यादा बिटुमिनस में होता है। ठीक है, लगभग सभी पर्पस के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, कोक के लिए, कोक कोल कहाँ यूज होता है, कोक हमारा यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, रिडक्शन के लिए, ब्लास्ट फर्नेस में दो होता है, एक फ्यूल के लिए कोल यूज होता है जो बिटुमिनस रहता है, और कोक यूज होगा ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, और फर्दर बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाने के लिए ये बिटुमिनस कोल ही जनरली यूज होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट जो हाईएस्ट रैंक होता है, कोकिंग कोल सबसे ज्यादा इससे बनता है, ब्रिलियंट क्लस्टर, सब मेटल क्लस्टर, बहुत हाई क्वालिटी का कोल रिडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, हार्ड ब्रिटल होता है। ठीक है, तो ये एंथ्रासाइट है सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का कोल, है ना। सबसे कम वोलेटाइल होगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, वोलेटाइल मैटर कम होगा। देखो जितना ज्यादा वोलेटाइल मैटर, कैलोरीफिक वैल्यू उतनी कम होगी, तो इसमें वोलेटाइल मैटर सबसे कम होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अल्टीमेटली बहुत हाई रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया एंथ्रासाइट। तो ये टाइप्स ऑफ कोल था। अब हम मोड्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कोल देख लेते हैं। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें, एमटी एग्जाम में, सेल में पूछा गया था। ठीक है, मोड ऑफ इंस्टीट्यूट थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो मोड ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि
एक्चुअली जो कोल बना, ठीक है, तो वेजिटेशन कैसे एक्यूमुलेट हुआ बनने के लिए, ठीक है, तो वेजिटेशन कैसे एक्यूमुलेट है, मतलब वेजिटेशन वहीं पर था वही कोल बन गया, या वेजिटेशन दूर से आया, इस टाइप का, ठीक है। तो देखो varieties of coal owe to their origin of vegetal matter and plant debris, but there is divergence of opinion regarding mode of accumulation of this plant remains in water basins to give rise to coal seams, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, जब कोल बना, ठीक है, तो वाटरी कंडीशन में बना है, मतलब आपका जो कंडीशन रहा होगा वहां पानी रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर वेजिटेशन का डिपोजिशन हुआ, पानी इन द सेंस जरूरी नहीं कि समुद्र में डूबा हुआ, ठीक है, जो आपको बताया पानी वहां पे वाटर प्रेजेंट था, अब वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था कि सबमर्ज था, ठीक है, लेकिन इतने लार्ज ट्रीज जनरली सबमर्ज नहीं रहते, हो सकता है कि समुद्र के जो वेजिटेशन है एल्गी वेल्गी उससे भी कोल बना हो, ठीक है, तो वाटर वहां पे था, ठीक है, और वाटर बहुत कम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मार्शी कंडीशन जैसे कि अमेजोन में होता है वैसा भी हो सकता है, अमेजोन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बाहर से कहीं और से वाटर आया हो, रेन हर जगह होता है, रेन उस वाटर वो वाला वाटर कंडीशन हो, ठीक है, तो एक तो पानी, ठीक है, थोड़ा सा वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेजिटेशन दबा, ठीक है, वहां पे वाटर का भी रोल था, उसके बाद वो अब जब वेजिटेशन दबा तो जहां पे वो उगा था वहीं के वहीं दब गया, या फिर पानी के फ्लो होते हुए वो दूसरे जगह एक जगह से, मान लो यहाँ पे उगा, जैसे कि मान लो वो उगा आपका वेजिटेशन यूपी में, ठीक है, लेकिन वो पानी से फ्लो होके पहुंचा गंगा नदी के डेल्टा सुंदरबन वेस्ट बंगाल तरफ, जहां पे अभी भी पिट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पे फिर वो कोल वहां पे बना, ठीक है। ध्यान रखो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार कॉन्टिनेंट जहां पे अभी है वहां पे नहीं थे, ठीक है, अभी जहां हिमालय है उसके पहले वहां पे टेथिस सी था, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट की पोजीशन चेंज होती रहती है एज पर जियोलॉजिकल एज, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है उसके लिए, ठीक है, तो हो सकता है जहां जहां कोल अभी है वहां वहां पहले समुद्र का पार्ट रहा हो, ठीक है, तो एज सच तो जितने भी जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ये सब दोनों थ्योरी बनी है, ठीक है, तो दो थ्योरी मेनली हम यूज करते हैं, एक तो इन सिटू थ्योरी, इन सिटू थ्योरी का मतलब ये है कि कोल जहां पर था, मान लो अमेजोन फॉरेस्ट अभी है वहां पे पिट अभी बन ही रहा है, वो पिट बाद में कन्वर्ट होगा लिग्नाइट में, वही फिर बिटुमिनस में कन्वर्ट होगा, वही फिर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो एक थ्योरी ये है। सेकेंड थ्योरी क्या है आपकी कि जो अमेजोन में फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट टूटेंगे, फिर अमेजोन रिवर के बारे में आप जानते हैं, अमेजोन नदी सबसे बड़ी नदी है, वो नदी उस फॉरेस्ट के टुकड़े को लेके जाएगी समुद्र में, ठीक है, समुद्र मतलब अटलांटिक ओशन में, या जो भी समुद्र पर वो कनेक्ट कर रही हो, उस समुद्र में फिर इसका डिपोजिशन होगा और वहां पे कोल बनेगा जो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमको मिलेगा, हो सकता है अभी अटलांटिक ओशन की जगह वहां पे कॉन्टिनेंट आ जाए, प्लेट जो कोई इंडिया की प्लेट ही मान लो खसक के वहां पहुंच जाए, तो वो कोल फिर बाद में इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, तो एक थ्योरी ये है, तो दो थ्योरी है, एक तो कोल जहां पे उगा वहीं के वहीं वो दब गया और वहीं के वहीं वो डिकम्पोज या फिर उसमें सब जियोकेमिकल फैक्टर्स एक्ट करके उसको कोल में कन्वर्ट किए। सेकंड थ्योरी ये कि वो पूरा से ड्रिफ्ट शिफ्ट हुआ, पहला जो है वो इन सिटू थ्योरी, सेकंड ड्रिफ्ट थ्योरी में ये है कि पूरा चीज शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद समुद्र के थ्रू या पानी के सोर्स के थ्रू शिफ्ट होके कहीं पर कलेक्ट होके वहां पे फिर उसका डिकम्पोजिशन और प्रेशर टेम्परेचर एक्ट करके वो कोल बना, ठीक, दो थ्योरी हो गई, तो दोनों के एविडेंसेस हमको दोनों के मिलते हैं, तो वो दोनों के एविडेंसेस हम देख लेते हैं। इन सिटू थ्योरी पहला तो ये है, इन सिटू थ्योरी का मतलब क्या है कि जहां पे वेजिटेशन उगा था वहीं के वहीं दब गया और वहीं के वहीं कोल बन गया, ठीक है, तो उसके सपोर्ट में जो एविडेंसेस है वो इस प्रकार है। पहला एविडेंस क्या है, द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस, ठीक है, it is seen that a large amount of vegetable matter has been accumulating in swamps of present day and pit is forming in some locations even today, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि अभी भी कुछ लोकेशंस में पिट बन रहा है, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में अभी भी पिट बन रहा है, हो सकता है वही बाद में कोल बन जाए। सेकंड, बहुत सारे फॉसिल ट्री ट्रंक्स मिले हैं जो वर्टिकल पोजीशन पे हैं, ठीक है, न्यूमरस फॉसिल ट्री ट्रंक्स आर फाउंड इन वर्टिकल पोजीशन इन द कोल सीम्स विद देयर रूट्स फर्मली फिक्स्ड इन द अंडर क्ले ऑफ द और सीध अर्थ लाई बेनेथ द कोल सीम, मतलब ये है कि ये जो ट्री ट्रंक है वो वर्टिकल पोजीशन में, जैसे ये मान लो आपका ट्री का ट्रंक है तो ये पूरा वैसी का वैसी वर्टिकल पोजीशन में उसका फॉसिल मिला है कई कोल डिपॉजिट के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि ये पेड़ था वो वैसी का वैसी जैसे सीधा पोजीशन में था वैसी का वैसे क्या हुआ है वो दब गया है, ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन हुआ उसका। और अंडर क्ले मतलब जिस सॉइल के साथ दबा था ना, जिसमें पेड़ उगता है, जड़ जो उसके सॉइल होते हैं आसपास मिट्टी, वो मिट्टी को लेके दबा है, ठीक है, तो उसकी मिट्टी भी पाई गई है, उस मिट्टी के साथ उस ट्री का ट्रंक मतलब उसका पूरा लकड़ी ट्री का
उस ट्री का ट्रंक उस मिट्टी के साथ जमीन के अंदर मिला है वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। ये शो कर रहा है कि जहां पे उगा हुआ था वो वैसे का वैसे दब गया है, ठीक है। तो दिस अंडरक्ले सपोज टू रिप्रेजेंट ओरिजिनल सॉइल, बताया ना, जो ओरिजिनल सॉइल था जिससे वेजिटेशन बना था, तो उसके कुछ क्वालिटीज हैं, एल्कलाई था, लाइन था, वो चीज समझ में आया, ठीक। थर्ड पॉइंट इसमें जो है, द कोल सीम्स आर रिलेटिवली प्योर, ठीक है, विच वुड सजेस्ट दैट द प्लांट मटेरियल्स हैड ग्रोन एट द साइट ऑफ कोल सीम्स। मतलब क्या है, कोल सीम्स जो है रिलेटिवली प्योर है। प्योर मतलब कि कोल का जब आपको डिपॉजिट मिलता है तो कंटिन्यूस डिपॉजिट मिलता है, ठीक है। मेटल और कोल माइनिंग में क्या अंतर है, मेटल का डिपॉजिट पैच पैच में मिलेगा, यहाँ पर मेटल मिला, फिर यहाँ पे अच्छे ग्रेड का मेटल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर का डिपॉजिट कहीं पर 60% 66% आयरन ओर मिला, कहीं पर कम मिला, तो जहाँ पर अच्छा मिल रहा है उसको माइनिंग किए, नहीं मिल रहा उसको छोड़ दिए, फिर जहाँ अच्छा मिल रहा माइनिंग किए, फिर छोड़ दिए। कोल के केस में कैसा होता है, कंटिन्यूस डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि अगर मान लो कि वो बह के आया होता है, ठीक है, बह के आया होता है तो बहुत सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा मटेरियल भी साथ में लाया रहता, तो इतना प्योर कोल या इतना कंटिन्यूस डिपॉजिट हमको नहीं मिलता, ठीक है। ये एक थ्योरी है। क्योंकि हमको प्योर कोल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो वैसी का वैसी दबा है और वहां सिर्फ वेजिटेशन था जो कोल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए कोई दूसरा मटेरियल कोल के साथ नहीं मिलता, ठीक है। द कोल सीम्स आर रिलेटिवली प्योर व्हिच वुड सजेस्ट दैट द प्लांट मटेरियल हैड ग्रोन एट द साइट, ठीक है, मतलब प्लांट मटेरियल था वहीं के वहीं उगा है, और दे एक्यूमुलेटेड देयर विदाउट मिक्सिंग विद द फॉरेन मटेरियल, ठीक है, बिना फॉरेन मटेरियल से मिक्स हुए, एंड हैड नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद सेडिमेंट, मतलब सेडिमेंट्स के साथ नहीं आए हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द कंसिस्टेंसी इन कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ कोल और वाइड रीजन सीम्स टू सजेस्ट द डिपॉजिट्स ऑफ वेजिटेबल मैटर इन स्टिल वाटर्स, ठीक है, नियरली फ्रॉम द सेम सोर्स मटेरियल सिमिलर कंडीशन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी जो है कंपोजिशन में, क्वालिटी, कोल के क्वालिटी में, ठीक है, ये सजेस्ट कर रहा है कि वेजिटेबल मैटर उसी स्टिल वाटर मतलब कि वहाँ पानी पहले से था, उसी स्टिल वाटर में वो दब गया, ठीक है, उसी के ऊपर पानी आया, उसी के ऊपर वहीं के वहीं वो डिकम्पोज हुआ और वहीं के वहीं सिमिलर कंडीशन में वो कोल बना, ठीक है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल इफ मटेरियल डिपॉजिटेड अंडर ट्रांसपोर्टेशन और ड्रिफ्ट, मतलब अगर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन से आया होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी हमको कंपोजिशन और क्वालिटी ऑफ कोल मिल रही है, मतलब एकदम कंसिस्टेंटली मिलता है कि किस टाइप का कोल जितना नीचे जाते जाते हैं उसके हिसाब से। थर्ड है जो lengths of canal of bituminous coal seam, this indicates the condition was favorable for the collection of large amount of spores. This would require large patches of open water which are easily obtainable in swampy region। इसका मतलब ये है कि आपका swampy region है, ठीक है, और स्पोर्स, एल्गी स्पोर्स ये भी होते हैं, तो हो सकता है स्पोर्स का पूरा लार्ज कलेक्शन ऑफ स्पोर हो, जैसे कि आप कोरल्स जानते हैं, कोरल्स कैसे बनता है, नहीं जानते हो तो बताया था कि कोरल क्या होता है, कोरल पॉलिप लाइमस्टोन होते हैं, ठीक है, वो जिस जगह उग रहे हैं वहीं वहीं फिर जब उसके कोरल पॉलिप पे ऑर्गेनिज्म होता है, उसका शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट वहीं के वहीं डिपॉजिट होकर पूरा बहुत बड़ा सा रीफ, आइलैंड टाइप का रीफ बना देते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये उसी टाइप का चीज बोल रहा है, ये जो फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि वहाँ बहुत सारे स्पोर्स रहे होंगे, वो लार्ज कलेक्शन ऑफ स्पोर को फेवरेबल कंडीशन जब मिला होगा वो वहीं के वहीं स्वैम्पी रीजन में कोल बन गए होंगे, ठीक है। ये चीज अगर ओपन वाटर सॉरी ट्रांसपोर्ट होके आते तो वो बिखर जाते हैं, इतने ट्रांसफॉर्म स्वैम्स में नहीं बनते, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ स्पोर उसी स्वैम में वहीं का वहीं डिपॉजिट होकर बना है। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट जो है, इट इज हार्ड टू बिलीव वास्ट अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल दैट हैज गिवन राइज टू लार्ज कोल डिपॉजिट्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ओपन शीट्स एंड स्ट्रीट विदाउट, ये वही चीज है जो पहला पॉइंट था उसी का एक्सटेंशन है, कि ये विश्वास करना, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि इतना सारा प्लांट मटेरियल जो आया है, लार्ज कोल डिपॉजिट जो बना है, ठीक है, वो ओपन सी में बिना किसी फॉरेन मटेरियल के ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब पानी जो उसको बहा के आ रहा है वो सिर्फ क्या ला रहा है कि लकड़ी और वेजिटेशन को ला रहा है और कोई दूसरा मटेरियल नहीं ला रहा है। ये बिलीव करना बहुत हार्ड है क्योंकि कोल का डिपॉजिट जो है बहुत, एक हम लोग एग्जाम्पल दे 230 मीटर का डिपॉजिट, ठीक है, इतना यूनिफॉर्म डिपॉजिट कुछ और उसके साथ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब हो सकता है कि पूरा एक साथ वहीं का वहीं दबा हो और कोई दूसरा मटेरियल नहीं आया, ठीक है। ये तो एविडेंसेस थे इंस्टीट्यूट थ्योरी में। अभी आपको लग रहा होगा हाँ यही थ्योरी सही है ना, लेकिन आप ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे तो आपको लगेगा ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अभी तक इसमें कंसेंसस नहीं बन पाया है कि कौन सी थ्योरी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। और अलग अलग, जैसे यूरोप का कोल है वहाँ पे जनरली इंस्टीट्यूट थ्योरी के हिसाब से बना है ऐसा माना जाता है। इंडिया का जो कोल है उसको ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है, समुद्र के थ्रू आया है इंडिया का जो कोल जो बना है, क्योंकि वहाँ पे जो एविडेंसेस मिलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी के मिलते हैं। तो ड्रिफ्ट थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही है वो गलत था, ठीक है। और ज़्यादा एविडेंस वैसे ड्रिफ्ट थ्योरी के मिले हैं, इंस्टीट्यूट के कम मिले हैं। तो अपन ड्रिफ्ट थ्योरी देखते हैं।
ठीक है। तो ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या है कि आपको बेसिक पता है कि पूरा जो नदी का पानी पूरे वेजिटेशन को बहा के एक जगह डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और वो डिपॉजिट जो है आपका कोल बना, ठीक है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन भी बहुत सारा होगा यहाँ पे, जो थिक मटेरियल बोल रहे थे कि इतना सारा एक साथ जो डिपॉजिट बन रहा है उसमें कोई फॉरेन मटेरियल नहीं है करके, ठीक है, वही इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इंस्टीट्यूट थ्योरी को, ठीक है। देखना कैसे करेगा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर एंड ट्री ट्रक ट्रांसपोर्टेड डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है। हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारा टिम्बर और ट्री टंग जो है, ठीक है, जब भी बाढ़ आती है पेड़ वेड़ उखड़ता है, वो सब पेड़ उखड़ के जाके, आजकल तो पेड़ उतने ज़्यादा नहीं है, बिल्डिंग ज़्यादा आपको मिलेंगे बाढ़ में, ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में जब कोल बना उस समय वेजिटेशन ही था, इंसान तो थे नहीं, बिल्डिंग भी बना ली थी, वेजिटेशन ज़्यादा था, तो वो वेजिटेशन को उठा के लाया होगा, ठीक है। और अभी भी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जब भी बाढ़ आती है तो आपका वो सब टूटता है पेड़ वेड़ और वो ट्रांसपोर्ट होके समुद्र में पहुंचता है, ठीक है। तो वो हम अभी भी देख रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व इन प्रेजेंट एज वेल, ठीक है। सेकंड चीज, तो ये चीज पास्ट में भी हुई होगी कि वो पूरा बाढ़ का पानी जो है या नदी का पानी वो पूरा कोल को लाया होगा और एक जगह डिपॉजिट कर दिया होगा, वहां पर डिपॉजिट होने के बाद वो दबते गया होगा टाइम के साथ, दबने के बाद जैसे जैसे जितना अंदर दबते गया प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते गया वो कोल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सेकंड एविडेंस, पीट ऑफ बेड्स ऑफ पीट एंड ब्राउन कोल हैव बीन फाउंड इन प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। अब देखो आपको ये तो पता है कि अमेजोन में बन रहा था, ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट में अभी भी कोल बन रहा है इनसिटू प्रोसेस से, लेकिन ड्रिफ्ट प्रोसेस से गंगा और मिसिसिपी के डेल्टा में भी कोल बन रहा है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा जो है सुंदरबन, जो वेस्ट बंगाल में है, समुद्र के किनारे है, समुद्र मतलब बे ऑफ बंगाल किनारे, वहां पे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी सब वेजिटेशन प्लांट्स को ला रही है और वहां अभी भी पिट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हो सकता है पिट फॉर्मेशन हमको प्रेजेंट इन सिटू के केस में भी मिल रहा है और ड्रिफ्ट के केस में भी मिल रहा है, दोनों का प्रेजेंट एविडेंस अवेलेबल है। तीसरा देखो, सम कोल मेजर्स आर एसोसिएटेड विद मैराइन फॉसिल्स, ठीक है, विच आर फाउंड इन बेड्स इमीडिएटली अबव और बिलो कोल सीम्स सजेस्टिंग देयर ट्रांसपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट डिपोजिशन। अब देखो कुछ कुछ कोल सीम में मैराइन फॉसिल्स मिले हैं, मैराइन फॉसिल्स मतलब जो समुद्र में पाए जाते थे, ठीक है, हाँ, मैराइन फॉसिल्स जो समुद्र में पाए जाते थे, ठीक है। तो मैराइन फॉसिल्स मिले बहुत सारे जगह, ठीक है। अब मैराइन फॉसिल्स मिले इसका मतलब क्या है कि कोल जो बना, ठीक है, समुद्र में बना होगा तभी तो मैराइन या समुद्र वाले फॉसिल्स उसमें आए हैं, ठीक है, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, रॉक एसोसिएटेड विद कोल सीम्स आर सेडिमेंट्री। देखो आपको पता है कोल सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, डिपोजिशन से, कंटिन्यूअस डिपोजिशन होते जाता है, पानी से आ रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो रहा है, उससे क्या बन रहा है, कोल सीम आपका, ठीक है। मतलब कोई भी सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन हो चाहे शेल हो चाहे रॉक हो, वो सब इसी से बनता है, ठीक है। themselves as sedimentary beds. Many of the seams are stratified and are made of layers of coal with partings of shale, ठीक है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि तो सेडिमेंट आपके जहाँ सेडिमेंट्री रॉक बना है, कोल सीम बना है, वहाँ शेल की पार्टिंग भी मिली है आपको, ठीक है। मतलब कि ये कोल बन रहा है, उसके ऊपर शेल, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब मिला है। इसका मतलब क्या है कि शेल और सेडिमेंट्री रॉक के साथ कोल मिल रहा है, मतलब कोल कहीं से आया होगा, क्योंकि सेडिमेंट्री और शेल भी डिपोजिशन से बनते हैं, समुद्र के पानी के डिपोजिशन से। कोल भी कहीं से आया होगा, लाइन से डिपॉजिट हुआ होगा, उसके बाद ये बना होगा, ठीक है। तो कार्बोनेशियस सेल बेड्स ऑफन ये आपका दिखा रहे हैं कि कोल जो है ड्रिफ्टिंग से बना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीट और अंडरक्लेज आर वेरी ऑफन एब्सेंट एंड कोल सीम्स लाई डायरेक्टली ऑन सैंडस्टोन। क्या होता है कि कोल जो है आपका, कोल बेड जो है, ये सैंडस्टोन है आपका, उसके नीचे डायरेक्ट कोल बेड है, बीच में कहीं पर अंडर क्ले या कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका डिपोजिशन आया होता उसके बाद मिट्टी भी आई होती, मिट्टी मतलब जब समुद्र का पानी आता है तो मिट्टी भी लाता है, मिट्टी भी आया होता तो आपका पहले वेजिटेशन डिपॉजिट होता, फिर मिट्टी भी होता उसके साथ में, फिर सैंडस्टोन भी मान लो मिलता, लेकिन ठीक है, सॉरी यहाँ पे मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी होता तो वहाँ मिट्टी के साथ डिपॉजिट होता, मतलब वेजिटेशन मिट्टी में होगा है, जब डिपॉजिट हो रहा है तो मिट्टी भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पानी बहा के लाती है तो मिट्टी मिट्टी को छोड़ देती है, ठीक है, और वेजिटेशन को बहा के ले आती है, ठीक है, और मिट्टी मिट्टी जो है वो घुल जाता है, वेजिटेशन डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर वही मिट्टी जब हार्ड हो जाएगी तो वो सैंडस्टोन बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इतनी सारी मिट्टी जो आई है वो सैंडस्टोन बनी है, और वहां पे होता तो अंडर क्ले मिलता, अंडर क्ले मतलब कोल, उसके नीचे मिट्टी, फिर कोल, उसके नीचे मिट्टी, ऐसा पैचेस में मिट्टी मिलती, लेकिन हमको सैंडस्टोन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो पूरा वहीं के वहीं डिपॉजिट होकर बना है जो मिट्टी आई थी, फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से, है ना, मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। फिर
सीड अर्थ और वो जो हैव बीन फाउंड मैराइन एंड नॉन कोल एंड आर नॉट नेसेसरी फॉर साइट ऑफ टिम्बर फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि फायर क्ले या सीड अर्थ जो है, ठीक है, वो भी बना है नॉन कोल बियरिंग फॉर्मेशन में एंड नॉट नेसेसरी फॉर साइट नियर द फॉर्मर कोल फॉरेस्ट। ठीक है, तो अंडर क्ले भी है, सीड भी बना है और ये सब चीजें भी है। ठीक है, साइट ऑफ फॉर्मर फॉरेस्ट में वहां पे। ठीक है, अब 7वां पॉइंट देखिए, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रंक्स जो है, ठीक है, आर फाउंड इन इंक्लाइंड और प्रोस्ट्रेट फॉर्मेशन पोजीशन एंड अ स्मॉल प्रोपोर्शन इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, मतलब जो ट्री ट्रंक हम देखे थे कि वर्टिकल पोजीशन में बहुत सारा ट्री ट्रंक मिला है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो ट्री ट्रंक है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिले हैं, इंक्लाइंड पोजीशन में मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ट्री ट्रंक पानी के द्वारा बहा के आए हुए हैं। ठीक है, और इंक्लाइंड और प्रोस्ट्रेट पोजीशन में ट्री ट्रंक है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा पानी के द्वारा बहा के आया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल पोजीशन में डिपोजिट। 8वां पॉइंट है कि देखो ये पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है एज कंपेयर टू इंसिटू थ्योरी। यहां पर देखो 3 मीटर लगभग 3.04 मीटर का पिट जो है वो 30 सेंटीमीटर का कोल बनाने का काम आता है। समझ रहे हो, मतलब आपके हाइट का डबल अमाउंट ऑफ पिट सिर्फ एक छोटे से 30 सेंटीमीटर के स्केल जितना कोल बना पाता है। ठीक है, अब एक ट्री की हाइट मान लो 60 मीटर भी हाइट हुई। ठीक है, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखते हैं कि 60-60 मीटर लंबे ट्री होते हैं। ठीक है, मान लो 60 से 70 100 मीटर भी ट्री की हाइट हुई, 100 मीटर का ट्री कितना कोल्ड डिपॉजिट बनाएगा आप खुद सोचो। कितना हो गया उसका, 10% से भी कम। ठीक है, तो ठीक है, तो 10% से भी मतलब ये मान लो 300 सेंटीमीटर है, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर और ये 30। ठीक है, तो 10 मीटर से ज्यादा कोल्ड डिपॉजिट नहीं बनना चाहिए। 10 मीटर कोल्ड डिपॉजिट बनने के लिए आपको 100 मीटर का ट्रीज चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कोल्ड डिपॉजिट 230 मीटर का थिक हम अभी देखे थे। ठीक है, और कोल्ड डिपॉजिट हम ओपन कास्ट माइनिंग बहुत सारे जगह पे मतलब बहुत थिक 200 मीटर 300 मीटर थिक कोल्ड डिपॉजिट में मिलता है। तो ये पॉसिबल है क्या इन सिटू थ्योरी से? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अगर 200 मीटर का कोल्ड डिपॉजिट मिल रहा है आपको, ठीक है, तो आपको ट्री 2000 मीटर का ट्री होना चाहिए आपको। ठीक है, 2000 मीटर का ट्री अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि पास्ट में 2000 मीटर का ट्री रहा हो, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही इतना उतने ऊपर हो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा उसको, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर वो सब आ जाएगा, तो उतना पॉसिबल नहीं है 2000 मीटर का ट्री। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और इन सिटू थ्योरी में अगर बना रहता तो उतना, या तो दूसरी थ्योरी हो सकती कि एक ट्री डिपॉजिट हुआ हो तुरंत उसके ऊपर दूसरा ट्री हो तुरंत तीसरा ट्री हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ट्री मान लो दबा उसके ऊपर उस मिट्टी और बहुत सारा चीज स्टार्टा होना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा ट्री का डिपॉजिट आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन सिटू थ्योरी का यही होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा जो डिपॉजिट है वो बहुत डिफिकल्ट है इन सिटू थ्योरी से बनना। तो ज्यादा पॉसिबल चांसेस यही है कि ड्रिफ्ट थ्योरी में पूरा समुद्र इतना ज्यादा वेजिटेशन लाया हो, ठीक है, पूरे मीटर के मीटर वेजिटेशन को पूरा इंक्लाइंड करके हॉरिजॉन्टल करके डिपॉजिट कर दिया हो, जिसके कारण ये बना हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मोर एंड तो ये 9th केस है, इन केस ऑफ न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड कंटिन्यूअस थिक सीम इन केस would demand rapid and frequent osmosis। ठीक है, तो देखो अब कंटेजियस सिम क्या होता है, एक सिम झरिया में क्या है, एक सिम है उसके नीचे पार्टिंग फिर 9 मीटर या 10 मीटर जितने की पार्टिंग, ठीक है, उसके नीचे दूसरा सिम, ठीक है, 3 मीटर की पार्टिंग फिर दूसरा सिम फिर कुछ मीटर की पार्टिंग फिर तीसरा सिम, ऐसे कंटिन्यूअस सिम जो है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है इन सिटू थ्योरी से, क्योंकि एक वही सेम चीज एक बार डिपॉजिट हुआ फिर बहुत टाइम लगता है दूसरा लेयर को डिपॉजिट होने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये और ड्रिफ्ट थ्योरी में बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि, और ये चीज मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, मतलब कि तब तक ये जो वेजिटेशन है कहीं और पहुंच चुका होगा। तो सेम क्वालिटी ऑफ कोल, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम अमाउंट ऑफ ब्यूरियल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा भी होता तो एक सिम मान लो बिटुमिनस है या एंथ्रेसाइट है तो दूसरा सिम को बिटुमिनस होना चाहिए था, लेकिन सब बिटुमिनस, ठीक है, मतलब सब एक ही टाइम पे डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो अलग अलग टाइम पे डिपॉजिट होना चाहिए था सबको, है ना। तो इन सिटू थ्योरी इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि इतने एक के ऊपर एक सिम कंटेजियस सिम और सब सेम क्वालिटी के कैसे बन गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल ड्रिफ्ट थ्योरी से है कि एक पूरा मटर आया, वो डिपॉजिट किया, थोड़ा सा उसके ऊपर सेडिमेंट आया, फिर वेजिटेशन आया, फिर सेडिमेंट आया, फिर वेजिटेशन आया, एक साल बाढ़ आई, वेजिटेशन आया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया, अगले साल बाढ़ आई, फिर वेजिटेशन आया, नीचे वेजिटेशन डिपॉजिट, उसके ऊपर दूसरा सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज ड्रिफ्ट थ्योरी से पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अब इसको देख के आपको लगा ड्रिफ्ट थ्योरी के ज्यादा एविडेंसेस है, और हाँ ड्रिफ्ट थ्योरी के इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन में ज्यादा एविडेंसेस है और ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ड्रिफ्ट थ्योरी है। बट स्टिल जैसे इंडिया में ज्यादा जो कोल बना है वो ड्रिफ्ट थ्योरी का माना जाता है, वही यूरोप का कोल इंस्टीट्यूट थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया का कोल ड्रिफ्ट थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये अभी भी
फुल प्रूफ डिफाइन नहीं है कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा पॉसिबल है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ इसमें जो जनरली क्वेश्चन अगर आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, माइनिंग से ज़्यादा एग्जाम में आते हैं एकदम इजी सिंपल इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल और ड्रिफ्ट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि कोल की बेसिक कोल एक्यूमुलेशन की दो थ्योरी कौन सी है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट थ्योरी या ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट थ्योरी एक आ जाएगा या कुछ और नाम आ जाएगा चार ऑप्शन में से। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना डिटेल जितना डिटेल हम पढ़ लिए सब एग्जाम कवर हो गया। इससे ज़्यादा डिटेल आपका किसी जनरली सेमेस्टर एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आएगा, तो आप दो थ्योरी आएगी इंस्टीट्यूट ड्रिफ्ट थ्योरी, तो सबको पॉइंट वाइज आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी एज सच न्यूमेरिकल के हिसाब से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से मोर देन इनफ पढ़ लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आने के चांसेस कम ही हैं और आएगा भी तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू, साउंड का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है अभी, तो साउंड का मैं कोशिश करूँगा माइक्रोफोन कहीं से कुछ करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया और बोर्ड एंड पिलर चालू करेंगे, जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेसिफिक टॉपिक है। उसमें स्ट्रेस स्ट्रेंथ का पिलर स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल भी जो गेट में लगभग हर साल आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड एंड पिलर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं माइनिंग सदार के एग्जाम में भी और किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एमटी एग्जाम में भी, और माइनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग बोर्ड एंड पिलर से हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम उसको देखेंगे। फर्दर कोई भी इंप्रूवमेंट सजेशन हो तो कमेंट में, पहली बार बना रहा हूँ मैं इस टाइप का ऑनलाइन वीडियोस, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी, किस तरह से इंप्रूव किया जाए तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे उसके साथ में न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ देखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।